में सुखबीर सिंह गोयत जो हैं वो प्रधान पद के लिए हैं। और इस समाज को, इस पंचायत को ये अधिकार होगा, सुई की नोक टिका इतनी भी कमी हमारे अंदर आती है तो उसी दिन कान पकड़ के मैं नीचे बिठा सकता। सालों से ऐसे लोगों का कब्जा हो रहा है जिनका शिक्षा से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता नहीं। इसकी जो ग्लोरी थी जाट संस्थाओं की, उसको रेस्टोर करना है, उसको वापस। एक ही नियत है कि जितने बच्चे इस कॉलेज में आए उनको जिंदगी का रास्ता दिखाएंगे। यूजीसी गाइडलाइन 58,000 पैसा मिले गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, लेकिन जाट शिक्षण संस्थान में नहीं मिलता है। क्या आप बनते हैं तो उनकी तनख्वाह क्या होगी और उनसे कितना टाइम काम लिया जाएगा? तो चौधरी कंवर सिंह पूर्व पंचायत मंत्री जी ने इस जाट शिक्षण संस्था के चुनाव के लिए आज से 1.5 साल पहले लगभग, और उस टाइम इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे, तो आज 21 तारीख को नॉमिनेशन का वक्त था, दोबारा चुनाव होने जा रहे 28 तारीख को, और उसके लिए आप लोगों के बीच में हम मुखातिब हुए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, चौधरी कंवर सिंह जी आपको ब्रीफ करेंगे, लेकिन उनके गले में दिक्कत है, तो थोड़ा सा उम्र ज़्यादा है, बोल नहीं पा रहे। संत लाल जी पचार हैं, अपने एक्स हैं, युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी हैं, कमिश्नर साहब एक्स कमिश्नर जय हैं, और खोखर साहब हैं, पूर्व वाइस चांसलर HU के रहे हैं, और ये सुखबीर गोयत जो हमारे कैंडिडेट हैं प्रधान पद हेतु, राजवीर सिंह वाइस प्रेसिडेंट हेतु, और सुखबीर सिवाच सेक्रेटरी हेतु, और ओम प्रकाश डांडा कोषाध्यक्ष के लिए हमने जो उम्मीदवार तय किए हैं, उन सब के बारे में आप अभी इनके गले में खराबी होने की वजह से इनकी एक स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, फिर आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। इन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो ये है कि लगभग 2 साल पहले जाट कॉलेज के कॉलेजियम का चुनाव संपन्न हुआ था, और उसके बाद समाज के मौजूद लोगों व कॉलेज के प्राध्यापक ने इनसे संपर्क किया और अनुरोध किया कि जाट शिक्षण संस्थाओं में पिछले कुछ सालों से ऐसे लोगों का कब्जा हो रहा है जिनका शिक्षा से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता नहीं है, और व्यापक भ्रष्टाचार और भाईवाद जो है वो संस्था में फैला हुआ है। यदि इस प्रकार के लोगों का संस्था पर कब्जा रहा तो धीरे धीरे ये संस्थाएं बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। इन सभी शिक्षण संस्थाओं में पिछले कई वर्षों से राजनीतिक दखलंदाजी बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण ये संस्थाएं एक व्यक्ति विशेष का राजनीतिक अखाड़ा बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ कि ये उन लोगों ने चौधरी साहब को आके ये बातें कही, और इसके बाद 9 दिसंबर 2020 को इनके घर पर सभी समाज के प्रबुद्ध महानुभावों व प्रतिभागियों की एक मीटिंग बुलाई गई, तथा सभी ने इन्हें अधिकृत किया कि आप इस बारे एक कमेटी बनाकर आगामी निर्णय लें। सभी जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने इनको इस बारे में अथॉराइज कर दिया कि यू आर कॉम्पिटेंट टू टेक डिसीजन, यू फॉर्म ए कमेटी, और जो आप निर्णय लेंगे वो एक पंचायत का निर्णय होगा, सबको मान्य रहेगा। इस बारे फिर समय समय पर कमेटी ने विचार विमर्श किया, कमेटी मिलती रही, कमेटी की कई मीटिंग हुई, और सब कुछ विचार करने के बाद निम्नलिखित पंचायती उम्मीदवारों का नाम चुनाव के लिए आया। ये जो अभी हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाए उम्मीदवार, ये पंचायत के उम्मीदवार हैं, सारे समाज के उम्मीदवार हैं, किसी एक विशेष के नहीं है, मतलब कोई भी। कि जाट समाज की इस पंचायत ने जो कैंडिडेट, जो प्रतिभागी जाट शिक्षण संस्थानों की समिति जो इनका संचालन कर रही है, उनके उम्मीदवारों का नाम आपको बताएं, उनके उम्मीदवारों से आप उसको रूबरू करवाएं। वैसे तो आप बहुत सारे जानते होंगे कि जाट संस्थाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। 1924 से ये संस्थाएं जो थी, इन पर काम शुरू हुआ था ये बनाने का कि भाई कोई जाट समाज की भी अपनी संस्थाएं हों, और उस टाइम सबसे जो मुख्य आदमी रहे वो पूर्व मंत्री चौधरी सूरजमल खांडावाले, उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की थी। तो उन्होंने कुछ प्रबुद्ध लोगों से, जो डिप्टी कमिश्नर थे यहाँ पे सरदार दीन मोहम्मद, और 2 मजिस्ट्रेट थे उस टाइम पर, चौधरी प्रताप सिंह दुब्बल धनके और जयनारायण थे दिल्ली सूबे से। उनसे बात की कि भाई ये जाट स्कूल जो है वो शुरू होना चाहिए, और उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई,
उस मीटिंग में पूरे इलाके से जो है वो आदमी आए, हर गांव से आदमी आए, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल रहा वो 5-6 गांव, क्योंकि जागरूकता उस टाइम उन्हीं गांव में थी जिनमें डाबड़ा, हरिता, अलगपुरा, दौलतपुर, सिसाए, सिंघाड़ा, और इन लोगों के, इन गांवों से ये लोग जो है वो आए पंचायत में, और बहुत सारे जिनके नाम अब जो है वो लेना उचित नहीं होगा, लंबी जो है बहुत लंबी लिस्ट है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ये 1 अप्रैल 1925 से ये जाट स्कूल जो है इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। तो वो उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई और दान के लिए डोनेशन, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती, तो वो दानवीर सेठ सर छाजूराम के पास वो डोनेशन कमेटी गई। उन्होंने कहा कि जितना आप लोग इकट्ठा करोगे उसका उतना ही मैं जो है आप लोगों को दूंगा। और उसके बाद जो है ये जाट स्कूल का निर्माण उन्होंने करवाया। सर छाजूराम, उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी अब नहीं है दुनिया में, वो यहाँ पे आए और जाट स्कूल, उसके बाद धीरे धीरे जो है उन्हीं के योगदान से ये बाकी संस्थाएं चली। आज के दिन जो है वो सब पर फूल फल रही हैं, ठीक हो रही हैं, लेकिन टाइम के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो हर संस्था में बढ़ता गया, केवल हमारी जाट समाज की संस्थाओं में नहीं, बाकी संस्थाओं में भी, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, उन सभी के अंदर और जीवन के हर चीज़ में जो है वो राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी है। राजनीति से हम अलग तो नहीं रह सकते, लेकिन राजनीति का एक हद तक, एक सीमा तक जो है वो दखल अंदाजी तो ठीक रहती है, उसके बाद उसमें जो है, और यही कारण है कि आज जो है संस्था में ये लोगों का जो है वो भाई भतीजावाद हो गया और कानून को तोड़कर जो है वो सभी काम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन जो है वो ड्यू हो जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन भी नहीं करवाए जाते हैं ताकि वही लोग बैठे रहें। इन सभी का सोच के समाज के लोग चौधरी कमल सिंह के पास आए, जिनमें जो कॉलेज के प्राध्यापक भी थे और समाज के बहुत मौजूद लोग भी थे। उस टाइम 102 के करीब वो लोग जो थे, 300 में से जो कॉलेजियम के मेंबर चुने गए थे वो भी आए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है एक कमेटी बनाइए और जिसकी राय लेना चाहें समाज में लें, और इनको अधिकार दिए गए कि आप जिन लोगों का नाम बताएंगे उनको ये समाज जो है वो समर्थन देगा, उन लोगों को इस मैनेजमेंट में, प्रबंधक बोर्ड में, और इसके जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं उनको लाया जाएगा। इस कमेटी में इन्होंने हमारे 3 कुलपति रहे, जो MDU के वाइस चांसलर थे, जो सर छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल के वाइस चांसलर थे, और इन सब मैं भी इस कमेटी में रहा, और बहुत समाज के जाने पहचाने, ख्यालिया साहब, पाठक साहब, रमेश पूनिया, और बैठे हैं बहुत सारे लोग। तो ये 20-22 लोगों की कमेटी हर वक्त मिलती रही, जिन्होंने हर तरह से इन लोगों को परखा, इनका हर एक उम्मीदवार के बारे में जानने की कोशिश की कि उसका जो है वो पिछला कोई, उसके ऊपर कोई ऐसा तो वो नहीं लगाया गया है, कोई एलिगेशन तो नहीं है, उसकी कार्यशैली कैसी है, वो सोच कैसी है, वो अपने अगर नौकरी की है तो उसका लोगों के अंदर ईमानदारी का एक रूप उनके सामने आया है या नहीं। इसके बाद सारे हम जो है बहुत सारे लोगों को, पहले हमने 20 लोगों को छांटा, उन 20 लोगों को बुलाया, उन 20 लोगों में से जो है वो फिर दोबारा से हमने 4 लोगों को छांटा। उन 4 लोगों के सामने फिर हमने कहा कि भाई आप किस पद को थे, ये कहा कि आप जहाँ भी खड़ा कर दोगे हम तो खड़े हैं। तो आज हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये 4 लोग जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी अनुमति है इनके लिए, और इन 4 लोगों का यूनानिमस तौर पे कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि ये 4 लोग समाज के प्रतिनिधि हैं। तो जो हमने इनसे बुला कर भी सवाल किए कि आपका क्या विज़न रहेगा, क्या मिशन रहेगा इन संस्थाओं के बारे में,
तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो विजन और मिशन है वो ये है कि इसकी जो ग्लोरी थी जाट संस्थाओं की, उसको रेस्टोर करना है, उसको वापस लाना है उसी ग्लोरी को, ताकि लोग जो है, क्योंकि यहाँ से समाज के लोग पढ़े, सिर्फ इसी जाट समाज के नहीं बाकी सभी जातियों के और समुदायों के लोगों ने पी, और आज वो बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पे भी, राजनीतिक में, प्रशासनिक सेवाओं में और बाकी सब चीज़ों में, और हर उस मुकाम पे वो पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर हैं, कितने ही लोग हैं जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन में आते हैं। तो इन लोगों का पहला ये है कि सब हम कोशिश करेंगे कि इस संस्थाओं की जो ख्याति पहले थी वही ख्याति जो है आज दोबारा से हम उसमें कोशिश शुरू करें। दूसरा ये रहेगा कि क्वालिटी एजुकेशन, कि जो गुणवत्ता की एजुकेशन, जैसे एक वक्त था, आप शायद जानते होंगे कि भाई कॉमर्स में बच्चा पढ़ना चाह जाता था, बस जाट कॉलेज में जाओ। तो ऐसी मतलब इनकी जो हर एक संस्था का एक विशेष स्थान हो जाता है किसी महत्वपूर्ण संकाय या फैकल्टी के लिए। तो हम चाहेंगे कि ये लोगों के द्वारा इन्होंने इन बातों का जिक्र किया है, इन बातों को इन्होंने जो एक तरह से वो अपना ठाना है इन्होंने कि भाई हम इन बातों पर काम करेंगे और इस संस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, भाई भतीजावाद से दूर रहेंगे, और जो कानून के तहत, जिसके तहत ये सोसाइटी रजिस्टर हुई है, जो उसी के तहत जो भी कानून होगा उसको हम चलाएंगे। तो लोगों की मौजूद राय और सब तरह का काम है इसमें। हम चाहते हैं कि इस जाट कॉलेज में या जाट शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे वो आज फिर से दोबारा से उन्हीं, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हैं, चाहे वो जो है वो वैज्ञानिकों की सेवाएं हैं, चाहे वो मिलिट्री में सेवाएं हैं, वो उसके लिए तैयार कर सकें। और उसके लिए हम अलग से भी प्रयास करेंगे, जिसने शिक्षाविद हैं उनकी सहायता लेंगे, उनका कॉपरेशन लेंगे। अब ने आपको बताया, बहुत सारा विस्तृत कर लिया। हमारी एक ही नीयत है कि जितने बच्चे इस कॉलेज में आए उनको ज़िंदगी का रास्ता दिखाएं हम, कि भाई ये कॉलेज में बच्चा आया है, उसको ये विश्वास हो कि इस कॉलेज से मैं जब निकलूँगा तो मैं अपने जीवन की सारी तैयारियां करके निकलूँगा और मेरे जीवन इस तरह का होगा कि मैं एक ऐसा नागरिक होऊंगा जो समाज के लिए बहुत उपयोगी होऊंगा। हमने ये ठाना है बिल्कुल कि भाई जो इसका जो शैक्षणिक स्तर है वो इस लेवल का हो, जो बच्चा अपनी जितने गुण हैं उनमें उनको विकसित करने के लिए उसको सारी तरह का वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, सारी तरह की जानकारी दी जाए, वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है उन बच्चों को एक आईना दिखाया जाए जिसमें वो अपनी पहचान कर सकें और उस पहचान को नया रूप देने के लिए इस संस्था में उचित वातावरण उनको मिले। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैं सिंगल मैन एकेडमी है, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो IAS का हो, चाहे HCS का हो, और चाहे कोई न कोई जिसको हमारे संपर्क में है उसने हमेशा ग्रेड किया है। अभी HCS में जो आया रिजल्ट उसमें भी हमारा बच्चा आया है। तो इस तरह हमारी नीयत है कि ये जो मैसेज है ना कि यहाँ अफसर बनाने के तरीके भी बताए जाएंगे और वो अफसर इस समाज को भी बहुत आगे लेके जाएंगे। एक हम अलुमनाई एसोसिएशन यहाँ के इसी संस्था के बताता हूँ, मेरे साथ के हैं मेजर जनरल रणजीत सिंह, मेरे यहीं हिसार के कमिश्नर रह के गए हैं DPS नागल। इस तरह की मैं गिनान लग जाऊँ तो एक पूरी लिस्ट बनेगी। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो टाइम था जिस टाइम के ये अफसर बने वो इस संस्था में दोबारा आए, हर एक टीचर को ट्रेनिंग दी जाए, हर एक टीचर कैपेबल बनाया जाए। ये एक बिल्कुल कंप्लीट पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने के लिए दिस सोसाइटी इज कमिटेड टू गिव ए न्यू डायमेंशन to the college, and we want
that everybody associated with this organization must be physically fit, mentally alert, intellectually agile, socially responsible, morally upright. This is what we want, a complete change in the society. This is what we aim at, and we wish and pray that this team would fulfill the dreams of the society. Thank you very much. कि जो भी जिम्मेवारी हमें सौंपी गई है उस पर हम खरे उतरेंगे और इस समाज को, इस पंचायत को ये अधिकार होगा, सुई की नोक टिका इतनी भी कमी हमारे अंदर आती है तो उसी दिन कान पकड़ के मैं नीचे बिठा सकते हैं, ये अधिकार इनके पास होगा। जहाँ तक बात रही यहाँ भाई भतीजावाद और करप्शन की, जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, जहाँ ज़्यादा करप्शन होती थी तो वहाँ मेरे को भेजा जाता था। एक बार हुड्डा में मेरे को भेजा गया, एडवोकेट जनरल ने कहा कि आपका सिलेक्शन किया गया है सोच समझ करके। मैंने उनसे कहा सर क्या मुझे 6 महीने रख लोगे, या तो करप्शन होगी या मैं हूँगा, दो में से एक ही चीज़ रहेगी। और मैं ये श्योर करता हूँ इस समाज को संस्था के अंदर करप्शन नाम का पक्षी भी नहीं जा सकेगा यदि हम वहाँ होते हैं। जहाँ तक बात रही भाई भतीजावाद की, भाई भतीजावाद का तो मतलब ही नहीं, जो भी सिलेक्शन अपॉइंटमेंट्स होंगी वो सारे की सारी क्राइटेरिया होगा पहले एडवर्टाइजमेंट के साथ, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक होंगी जिसमें कोई भी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा या मेरे साथी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरिट ही प्रिवेल करेगी, मेरिट के सिवा यहाँ कुछ नहीं होगा, संस्था का हित सर्वोपरि होगा। और जो ये गणमान्य हमारे समाज के लोग हैं इनके एक्सपीरियंस का हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में एज डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लगा तो उस समय मॉर्निंग वॉक पर खैलिया साहब मिले और मैंने कहा सर लीगली तो मैं साउंड हूँ, मुझे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएं, और मैंने इनसे गाइडलाइन ली। उसके बाद हमारे एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिटायर्ड थे गुलाब सिंह धनखड़, मैंने उनका बड़ा नाम सुना था, मैं उनके पास गया, सर कुछ मुझे बताओ कि मैंने कैसे डिपार्टमेंट में चलना है और कैसे अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंडल करना है। उनसे गाइडलाइन ली और मैं कामयाब भी रहा। उसके बाद जो समाज का है, इस समाज से मैं बहुत पहले जुड़ा हुआ हूँ। जॉब में चला गया, मेरा कोई इंटरेस्ट फिर बीच में नहीं रहा क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में ही रहा। यहाँ 97 की बात है, जब बीएड कॉलेज के एडमिशन्स में भाई भतीजावाद और करप्शन की बात आई थी, उसको मैंने कॉलेज कोर्ट में चैलेंज किया था और उस मैटर को हाई कोर्ट तक मैंने लड़ा था। उसमें हर तरह के दबाव भी थे, उन्हें मेरे ऊपर फायरिंग भी हुई, पर मैं झुका नहीं, करप्शन के खिलाफ डटा रहा और न्याय दिलाया। और जब मैं प्रैक्टिस में था एज एन एडवोकेट, उस समय मोर देन 60% केसेस बगैर फीस के मैं करता था। जो भी समाज का गरीब आदमी था, इवन कई केसेस में तो मैं टाइप और टिकट के पैसे भी अपने पास से लगाता था। और अब मैं दोबारा फिर प्रैक्टिस में आया हूँ तो 60% से कुछ ज़्यादा है बगैर फीस के भी। जो सच्चा ईमानदार आदमी है, जो न्याय के लिए भाग रहा है, वकील करने के पैसे नहीं है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है प्रॉपर, उसके लिए मैं हमेशा तैयार था, हूँ और रहूँगा। संस्था के अंदर हम एक ऐसा चेंज लेके दिखाएंगे जो अलग से दिखे। एक कंपटीशन का हब जमाना आ गया, हम यह एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे इसके अंदर जिसमें समाज के बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हम उनको रास्ता दिलाएंगे और एक ऐसी व्यवस्था करेंगे यहाँ पर कि वो बच्चे फ्री में यहाँ पढ़ सकें और कंपटीशन लेके आगे जा सकें। ये सबसे बड़ा हमारा एम होगा। करप्शन और भाई भतीजावाद की तो जिक्र करने की जरूरत नहीं, यहाँ ऐसी कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपका इस पर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हम ये देखो, इन्होंने बहुत कुछ बता दिया कि कैसी इनकी कार्यप्रणाली रही, कैसे इन्होंने काम किया, और इसी का परिणाम है कि ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट तक गए। इनकी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मतलब सरकार ने सवाल ये है कि पिछले दिनों जो जाट संस्था में, शिक्षण संस्था में
आंदोलन रहे टीचर्स के इस बात को लेके कि यूजीसी गाइडलाइन 58,000 पैसा मिले, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है लेकिन जाट शिक्षण संस्थान में नहीं मिलता है, क्या आप बनते हैं तो उनकी तनख्वाह क्या होगी और उनसे कितना टाइम काम लिया जाएगा, क्योंकि उनसे 8 महीने 9 महीने काम लिया जाता है जो पीएचडी पास आउट है। और दूसरा, पेड सीट का जिस प्रकार से चलन बन गया है, पेड सीट के नाम पे जो लूट मची हुई शिक्षण संस्थानों में, उस पर आप क्या कंट्रोल करोगे अगर आप बनते हैं? यदि हम जो यूजीसी की गाइडलाइंस, लॉ, रूल्स, उससे बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे। जो भी होगा हम उनको फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। तो यूजीसी गाइडलाइन है 58,000 रुपया उनको मिलेगा, जो भी होगा मिलेगा। यूजीसी की गाइडलाइंस में, रूल्स में जो होगा वो मिलेगा। मैं आपको ये भी बताऊं, मैं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था, तो उस समय जैसे ही सरकार चेंज हुई मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया गया ये कह के कि ये कांग्रेसी है। मैंने उसी समय चार्ज छोड़ दिया। एसएन वशिष्ठ मेरे डीजी थे, विजिलेंस थे। उन्होंने कहा ये क्या किया तूने? सर ट्रांसफ़र हो गया, मैंने रिलिंक्विश कर दिया। बोला कोई मेरे से तकलीफ है? मैं खुद से नहीं राइज नहीं होता। तो बोला वापस ले। उन्होंने डीओ लिखा कि मैं इसको चाहिए। देसी साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने डीओ लिखा चीफ मिनिस्टर को कि हमें ये डीए चाहिए, इसके बगैर विजिलेंस सही नहीं चल पाएगी। और मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल हुआ। लेकिन वो हुआ 2.5 महीने बाद। मैंने चार्ज छोड़ के फिर कि जी ज़्यादा समय हो गया, मैं नहीं रहूँगा। मैंने एडवोकेट ऑफिस में ज्वाइन कर लिया था। जब मैं वहाँ तीसरा दिन हुआ तो पीएससीएम ने मुझे बुलाया, संजीव कौशल जी थे। इन्होंने कहा कि भाई आपका हम आज ट्रांसफ़र कैंसिल कर रहे हैं, चार्ज मत छोड़ना। मैंने कहा सर 3 दिन हो गए मैंने छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ा? वहाँ 2.5 महीने से कैंसिल नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि हमने आपकी हर एंगल से जांच की है, डिफरेंट एंगल से, और मैं इस बात से खुश हूँ कि आज हमारे पास ऐसे ऑफिसर भी हैं। मुझे इतनी खुशी है, लेकिन एक थोड़ी नेगेटिविटी भी आई। मैंने कहा मैं बता दूं, और ये आई होगी कि मेरा भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नज़दीकी है या उनका सपोर्टर है। वो वहाँ से बोले आपको कैसे पता? मखा अगली सुन लो। अगर करप्शन की एविडेंस मेरे भाई के अगेंस्ट आई तो मेरी कलम रुकेगी नहीं, लेकिन किसी पॉलिटिकल द्वेष में झूठा मेरे से कराओगे तो करूँगा भी नहीं। मुझे लगा हुआ ना लगा। बोला नहीं हमें पता है आप अच्छा चलेंगे। उन्होंने फिर मेरा ट्रांसफ़र वापस किया, कैंसिल किया, और विजिलेंस में फिर रखा उन्होंने। सर ये कॉलेज लगातार चल रहा है 60-70 साल से ज़्यादा हो, तो इसको क्या यूनिवर्सिटी बढ़ाने के लिए आपके कोई कदम होगा? क्योंकि कॉलेज तो काफ़ी सेम कॉलेज के लेवल पे चल। बिल्कुल होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी जब छोटी बार प्राइवेट कॉलेज जो बन सकते हैं, तो हमारी इतनी पुरानी संस्था क्यों नहीं बन सकती? हम यहाँ ऐसे कोर्सेज भी लाएंगे और एक अलग से करके दिखाएंगे कि लोग जैसे पहले कॉमर्स के लिए बांटते थे, स्कूल में एडमिशन नहीं होते थे, सिफारिश से चलती थी, यार किसी तरह करवाओ। हम वो जो रिस्पेक्ट थी दोबारा से बहाल करेंगे इसकी। और यहाँ ऐसे टीचर होंगे विदेशों तक से कि यूनिवर्सिटियों तक का भी कोई कोर्स हमारे पास आया तो हम लेंगे। चुनाव कब है? 28 तारीख को। और 300 में से 102 आपके पास है? 266 टोटल कॉलेज है। 296 में से 102 आपके पास, आप जो बता रहे हो कमल सिंह जी के साथ आए। पहली मीटिंग में आए तो वो ये कहने के ठीक करो पहले। हाँ। तो अब कितने को होंगे आपके साथ? मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि मैं विनिंग पोजीशन में हूँ, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो वैसा आएगा जैसे पंजाब में आया, बड़ी तोप पड़ी थी। वो देख लेना। आप भी तोप से कम थोड़ी होता है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ की थी, MD से MA की। तो सामने कौन आ रहे हैं? एक्स मिनिस्टर आ रहे हैं या कोई? जहाँ तक सामने की बात है, मैं ये इसको पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं बनने दूंगा किसी एक पार्टी। तो आपसे बड़ी तो कौन आ गई? नहीं, देखो जो हर कैंडिडेट जो भी आता है वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। चुनाव प्रचार अभियान पूरी कमेटी लड़ेगी या आप अकेले? कमेटी लड़ेगी। मैं तो जहाँ कमेटी की डायरेक्शन होगी वहाँ जाऊँगा, और गया हूँ। मैं भी घूमा हूँ कॉलेजियम के मेंबर्स के पास। सर वही गुंडागर्दी की बात करें तो सबसे ज्यादा जाट कॉलेज में गुंडागर्दी देखने को मिलती है, तो क्या उसके लिए क्या? नामो निशान नहीं मिलेगा, आसपास भी गुंडा नहीं फटकेगा। क्या आपको लग रहा है हो पाएगा ये? हाँ। आसपास भी नहीं आ सकता कोई। जहां हम होंगे वहां सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, लॉ और रूल्स होगा, बाकी कुछ नहीं होगा।
सर बातें हर बार आती हैं कि इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से जो है भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या आप सही मायने में इसको खत्म कर पाएंगे? मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ से पता कर लो, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी ACR भी लिया था और वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे कमेंट्स सीनियर लेवल पे ऑफिसर गए हैं और सारे की सारी आउटस्टैंडिंग है और 3 बार मेरा नाम IAS के लिए भी UPSC में गया।